बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इस टॉपिक के बारे में मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ तीनों हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तीनों हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से समझना है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि बिल्कुल शुरू से लेकर इनिशियल स्टेज से लेकर आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझाया जाए कि ओरिएंटेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, क्योंकि जो अक्सर नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहती है। क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है वो ये होता है, उनको यही नहीं पता चलता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जो टीचर है इस टॉपिक के अंदर वो हमें समझाना क्या चाह रहा है। तो जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम समझ क्या रहे हैं, तो हमें टॉपिक की समझ नहीं आएगी। तो पहले हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि हम समझना क्या चाहते हैं। पहले मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा, उसको आपने अच्छे से समझ लेना है। जब आपको वो चीज़ समझ आई कि हम समझना क्या चाह रहे हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, पहले हम ओरिएंटेशन को समझ लेते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है सिमत या पोजीशन। तो ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल बेंजीन के हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े। हमने ये बात की कि बेंजीन की हर पोजीशन के साथ, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, और ये जो 6 के 6 कार्बन होते हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। यानी जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेंजीन के साथ रिएक्शन के लिए, तो ये 6 के 6 हाइड्रोजन इक्वल है उसके लिए, ये 6 की 6 कार्बन इक्वल है उसके लिए। वो किसी भी पोजीशन के ऊपर जाके अटैच हो सकता है। वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाए, वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ जाए, इस पोजीशन पे आ जाए, इन 6 में से किसी पोजीशन के ऊपर आ जाए। ये 6 की 6 पोजीशन केमिकली इक्विवेलेंट होती हैं जब हम सिंपल बेंजीन की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रोपेन है। प्रोपेन में हमने क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करवानी है। अब क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हम करवाएं या यहाँ पे हम करवाएं, दो मैं पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह पे हमने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। या दूसरा ये है कि इस साइड से हमने हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, यानी सब्स्टिट्यूशन होगी, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर आप इसका नाम देखें और इसका नाम देखें, दोनों को हम कहते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि केमिकली ये दोनों सेम कंपाउंड हैं। चूंकि ये केमिकली सेम कंपाउंड है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये वाले जो 3 कार्बन और ये वाले जो 3 कार्बन हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट हैं। क्लोरो को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्लोरो को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जो प्रोडक्ट बनेगी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी प्रोडक्ट की वो सेम होंगी। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सेम प्रोडक्ट है। इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। हाँ, अगर इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होती सेंटर वाली कार्बन पे, तो ये वाले जो 2 हाइड्रोजन हैं ये इन हाइड्रोजन के मुकाबले में केमिकली डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। ये वाले 6 हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट है। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो या यहाँ से रिप्लेस कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कंपाउंड बनेगा, जो नई प्रोडक्ट बनेगी वो केमिकली सेम होगी। सिमिलरली बेंजीन की जो 6 पोजीशंस हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट होती हैं। सपोज क्लोरो ने सब्स्टिट्यूट करना है, क्लोरो किसी भी पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दे। सपोज क्लोरो यहाँ पे आके लग गया, यानी इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, या क्लोरो यहाँ पे आके लग गया, इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, या क्लोरो यहाँ पे आके लग गया, इस वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 6 में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर दे, या क्लोरो यहाँ पे आके लग गया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इन सब को पढ़ेंगे हम क्लोरोबेंजीन ही। ये जो तमाम लिखे हुए हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट है। यहाँ पे क्लोरो लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी? क्लोरोबेंजीन ही होगी। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंपल बेंजीन है, सिंपल बेंजीन में ओरिएंटेशन का कोई मसला नहीं है। नए आने वाले ग्रुप के लिए डायरेक्शन का, उसकी सिमत का कोई मसला नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे सिंपल बेंजीन के लिए कि जो नया ग्रुप आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे या इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। वो किसी भी कार्बन पे जा सकता है, उसके लिए 6 की 6 कार्बन जो है वो इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हुआ कि सिंपल बेंजीन के ऊपर जब सब्स्टिट्यूशन होती है तो वहाँ पे ओरिएंटेशन का कोई मसला नहीं है। पहली बात आपने ये याद रखनी है, सिंपल बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो वहाँ पे हम ओरिएंटेशन को डिस्कस नहीं करते। तो फिर ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कहाँ पे किया जाता है? जब बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से लगा हो, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ने आना हो, फिर वहां पे ओरिएंटेशन का मसला होता है। सपोज बेंजीन है, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट एक लगा हुआ है X। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से ये वाली जो बाकी पोजीशंस हैं ये केमिकली इक्विवेलेंट नहीं रहती, यानी इनकी जो इक्वलेंसी है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि ये पोजीशंस केमिकली इक्विवेलेंट नहीं रहती, ये जो बिल्कुल नेक्स्ट वाली 2 पोजीशंस होती हैं इनको हम कहते हैं ऑर्थो, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रुप के नेक्स्ट वाली 2 पोजीशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशंस आती हैं उनको हम कहते हैं मेटा, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में जो पोजीशन बचती है उसको हम कहते हैं पैरा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो इन पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन के ऊपर जाएगा। नाउ लेट अस सपोज कि ये 5 की 5 पोजीशन जो है ये केमिकली इक्विवेलेंट है। अगेन हमने सपोज कर लिया कि जो 5 की 5 पोजीशंस हैं इस पहले से मौजूद ग्रुप के लिहाज से केमिकली इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब है जो नया सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको तमाम पोजीशंस के ऊपर इक्वल जाना चाहिए, तमाम पोजीशंस को इक्वल ऑक्यूपाई करना चाहिए। सपोज ये हमारे पास कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है और Y ने आना है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन होनी है, Y ने आना है। Y के 100 मॉलिक्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल जो है वो Y के हम यूज़ कर रहे हैं। सिंपल इसको ऐसे समझ लो, Y ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होके आना है। अगर ये 5 की 5 पोजीशंस, इसके अलावा ये तो पहले एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसके अलावा ये 5 की 5 पोजीशंस इस Y के लिए इक्विवेलेंट होती तो 20% सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होती, 20% यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, टोटल 100 हो जाता। 20% यहाँ पे, 20% यहाँ पे, 20% सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होती, 20% सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होती और 20% सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होती। अगर ये 5 पोजीशंस इस ग्रुप के लिहाज से इक्विवेलेंट होती, केमिकल इक्विवेलेंट होती, तो ये वाला ग्रुप इक्वली इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करता। मतलब जो ऑर्थो वाली प्रोडक्ट है वो 40% बनती, ऑर्थो ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो 20 और 20 40। मेटा वाली भी कितने परसेंट बनती, 40% बनती। और पैरा वाली जो प्रोडक्ट है वो कितने परसेंट बनती, 20%, अगर हम इन पोजीशंस को इक्विवेलेंट कंसिडर करें। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है। एक्सपेरिमेंटली जब इसको चेक किया गया, एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो 2 तरह के जो है वो रिजल्ट फाइंड आउट किए गए। एक रिजल्ट ये था कि जब सब्स्टिट्यूशन की जाती थी तो जो सब्स्टिट्यूएंट था वो पहले से ही मौजूद ग्रुप, सपोज ये X ग्रुप पहले से मौजूद है, Y बाद में आ रहा है, ये इस पहले से ही मौजूद ग्रुप के लिहाज से या तो ऑर्थो पोजीशन पे आता था या इसके लिहाज से ये पैरा पोजीशन पे जाता था, या इकट्ठी भी हो सकती हैं ऑर्थो और पैरा, एक ही रिंग के अंदर अलग अलग भी हो सकती हैं। ऑर्थो पोजीशन पे भी आ गया और पैरा पे भी आ गया, एक ही रिंग के अंदर, वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एक्सपेरिमेंट में ये नोट किया गया कि यहाँ पे जो ग्रुप लगे होते हैं उन ग्रुप्स के लिहाज से जब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आता है वो या तो ऑर्थो पे जाता है या पैरा पे जाता है, या एक ही रिंग के अंदर दोनों पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेता है। सेकंड किस चीज़ को उन्होंने नोट किया, सेकंड उन्होंने नोट किया कि या दूसरी इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं जब वो बेंजीन के ऊपर लगे हों तो जो नया सब्स्टिट्यूएंट आता है वो उन सब्स्टिट्यूएंट्स के लिहाज से जो पहले से लगे होते हैं मेटा पोजीशन के ऊपर जाता है। ऑर्थो और पैरा वाली प्रोडक्ट नहीं बनती या बहुत कम बनती है ऐसे कह लो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया गया।
डिफरेंट ग्रुप्स को यहाँ पे लगा के चेकआउट किया गया कि जब सेकंड सब्स्टिट्यूशन होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है। तो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम रिजल्ट यही निकला कि जो नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो या तो ऑर्थो और पैरा पे जाता है या वो मेटा पे जाता है। अगर मेटा पे जाएगा तो ऑर्थो और पैरा वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी, अगर ऑर्थो और पैरा वाली बनेगी तो मेटा वाली प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो फिर ये कहा गया कि जो बेंजीन पर लगे पहले से ग्रुप मौजूद होते हैं, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर पहले से ग्रुप लगा होता है, जो भी यहाँ पे ग्रुप लगा होगा, ये ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं। ये ग्रुप से डिसाइड करते हैं कि जो नया आने वाला ग्रुप है वो किस पोजीशन के ऊपर जाएगा। यानी जो ओरिएंटेशन का फंडा है वो हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर, जहाँ पर बेंजीन के ऊपर पहले से ही एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो और सेकंड सब्स्टिट्यूशन करवानी हो। फिर जो पहले से ही मौजूद ग्रुप होता है ये ग्रुप डिसाइड करता है कि जो सेकंड आने वाला ग्रुप है, जो सेकंड आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, उसने किस पोजीशन के ऊपर जाना है। या तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर जाएगा या वो किस पोजीशन के ऊपर जाएगा, मेटा के ऊपर। डिसाइड कौन करेगा? ये वाला ग्रुप जो पहले से ही बेंजीन के ऊपर लगा होगा। तो बेंजीन के ऊपर पहले से ही मौजूद ग्रुप, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जो पहले से ग्रुप मौजूद होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक को कह दिया गया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी अगर ये वाले ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगे होंगे तो नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट या ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। और दूसरों को कैटेगराइज कर दिया गया एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी ये वाले ग्रुप अगर लगे होंगे तो जो नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पे जाएगा। वो कौन कौन से ग्रुप है उनको भी अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि यहाँ पे ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर आपके जहन में होनी चाहिए कि सिंपल बेंजीन में ओरिएंटेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। जो नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो किसी भी पोजीशन के ऊपर जा सकता है, जो प्रोडक्ट बनेगी वो केमिकली सेम होगी, आइडेंटिकल होगी। तो सिंपल बेंजीन में ओरिएंटेशन का कोई मसला नहीं होता। ओरिएंटेशन का मसला कहाँ पे आता है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जब दूसरी बार सब्स्टिट्यूशन होनी होती है, यानी बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप पहले से ही लगा होता है। अब इस ग्रुप के लिहाज से जो बाकी पोजीशंस हैं ये इक्विवेलेंट नहीं रहती हैं, एक्सपेरिमेंट्स प्रूफ करते हैं। अगर इक्विवेलेंट होती तो वो केस भी मैंने आपको बता दिया क्या होना चाहिए था। इक्विवेलेंट नहीं होती ये पोजीशंस, ये एक्सपेरिमेंट्स हमें बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिजल्ट जो निकले वो मैंने आपको बता दिए। जो नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो या तो ऑर्थो पैरा पे जाता था या कुछ ग्रुप्स के लिहाज से वो मेटा पे जाता था। तो इन ग्रुप्स को जो पहले से ही बेंजीन के ऊपर लगे हुए हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया कि ये वाले जो ग्रुप हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। इन ग्रुप के जो इफेक्ट हैं, डायरेक्टिव इफेक्ट हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं, और कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जो नए आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं। तो दो कैटेगरीज बना दी गई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों ऐसा होता है इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब हमने समझ लिया, दो तरह के ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग। अब इनको हम डिटेल से समझ लेते हैं कि ये क्यों ऐसा करते हैं। तो पहले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनको आपने याद भी कर लेना है। आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, मे बी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। OCH3 इसको मिथॉक्सी पढ़ते हैं, ठीक है, नाम लिखना हुआ बुक के ऊपर लिख लेना, याद कर लेना, मिथॉक्सी। NH2 आपको पता है अमाइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये डाईमिथाइल अमाइन ग्रुप है। इसके अलावा एक स्पेशल केस भी है क्लोरोब्रोमो और आइडो। क्लोरोब्रोमो और आइडो ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये स्पेशल केस है, ये मैं आपको थोड़ा सा एंड में इसके बारे में बताऊंगा, सिर्फ MCQs के हवाले से, याद रखने के हवाले से। तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो मैंने आपको बताया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो नए आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को वो या तो ऑर्थो पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं या पैरा पोजीशन की तरफ। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई भी इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, टॉलीन है, इसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हैं।
सब्स्टिट्यूशन करवाना चाह रहे हैं, सेकंड इसके ऊपर हम मिथाइल ग्रुप लेके आना चाह रहे हैं तो अल्काइलेशन करवानी पड़ेगी। अल्काइलेशन के लिए हमने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा अल्काइल हैलाइड हो गया और इसके साथ हम लीवस एसिड यूज़ करेंगे, FeCl3 या AlCl3 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एक और मिथाइल ग्रुप प्रोड्यूस होगा, वो बेंजीन के ऊपर आएगा। अब आपने इसका डायरेक्टिव अफेक्ट देखना है, अपनी मर्जी से उस मिथाइल ग्रुप को नहीं यहाँ पे लगा देना। हमने ये देखना है कि ये ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इसका डायरेक्टिव अफेक्ट क्या है, ये नए आने वाले मिथाइल ग्रुप को किस पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगा। चूँकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 2 मोल या 2 इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हम अलग अलग रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं यहाँ पे। तो जो नया आने वाला मिथाइल है वो इसके लिहाज से या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या इसके लिहाज से किस पोजीशन के ऊपर जाएगा, या इसके लिहाज से जाएगा पैरा पोजीशन के ऊपर। एक ही रिंग में दोनों पोजीशंस भी ऑक्यूपाई हो सकती हैं या तीनों भी हो सकती हैं, ये वाली ऑर्थो, ये वाली ऑर्थो और ये वाली पैरा पोजीशन, तीनों एक ही रिंग के अंदर भी ऑक्यूपाई हो सकती हैं। ये डिपेंड करता होता है कंडीशंस के ऊपर, टेम्परेचर वगैरह की क्या कंडीशंस हैं। अगर रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी कंडीशंस चेंज करने से तो एक ही रिंग के ऊपर तीनों पोजीशंस जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी। वो आपकी बुक पर एग्जांपल दी होगी कि अगर हम एलिवेटेड टेम्परेचर पर ये रिएक्शन करवाते हैं तो फिर एक ही रिंग के ऊपर ये पोजीशंस ऑक्यूपाई हो जाएंगी, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो एक ही रिंग के ऊपर, फिर अलग अलग रिंग, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, सिंपल। लेकिन जो बताने का मकसद है वो ये है कि इनमें से कोई भी ग्रुप अगर पहले से ही बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, सपोज हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप लगा हुआ है, और सेकंड हम लाना चाहते हैं, कोई सा भी ग्रुप हम लाना चाहते हैं, सपोज हम नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो नाइट्रेशन की कंडीशंस क्या होती हैं, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि अगर नाइट्रो ग्रुप लेके आना है तो क्या उसके लिए रिजेंट होंगे, अगर हमने मिथाइल ग्रुप लेके आना है तो क्या रिजेंट होंगे। ये सारे रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, ये आपको खुद याद होना चाहिए। तो अगेन यहाँ से नाइट्रो ग्रुप आएगा और वो नाइट्रो ग्रुप इस ग्रुप के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन पे भी जा सकता है, पैरा पोजीशन के ऊपर भी जा सकता है, अलग अलग रिंग्स पर, या एक ही रिंग पर भी डिपेंड करता होता है कंडीशंस पर, कि अगर हम एलिवेटेड टेम्परेचर पर करवा रहे हैं तो एक ही रिंग के ऊपर भी ये पोजीशंस ऑक्यूपाई हो सकती हैं। अब इन ग्रुप्स को हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्यों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं? क्योंकि ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा, वहाँ पे जाके रिएक्ट करेगा जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। ये वाले जो ग्रुप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये क्या करते हैं? ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है सिंपल बेंजीन के मुकाबले में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अटैक करने के लिए। चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाते हैं तो इसलिए इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि ये बेंजीन की एक्टिविटी को सिंपल बेंजीन के मुकाबले में इंक्रीज कर देते हैं, तो इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? वो जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो किन पोजीशंस के ऊपर इंक्रीज होती है? वो मेजरली इंक्रीज होती है ऑर्थो और पैरा के ऊपर। इसीलिए जो सबस्टेंट आता है वो या तो ऑर्थो पे जाता है, जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो या तो ऑर्थो पे जाता है या पैरा पे जाता है। अब ऑर्थो और पैरा पे ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं उसको हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से। इसी को हम ले लेते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन को। आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी समझाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो एक मैंने वहाँ पे बना दिया लोन पेयर। अब लोन पेयर का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस का थोड़ा सा कंसेप्ट हमने इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए। ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएंगे, यहाँ से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं
ये यहाँ से निकलेंगे और इस कार्बन पे आ जाएंगे, इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ज़रा देखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये हो गया OH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लोन पेयर वहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं। अब ये रेजोनेंस इस तरह चलती रहेगी। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, यानी ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो बाहर आए थे, ये इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे रिंग के अंदर, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। जब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से होगा। ये वाला ऐसे ही रहेगा OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा। अब अगेन ये रेजोनेंस चलेगी, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे, इस पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पे बनेगा ये टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट रेजोनेंस एंड कैसे होगी, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ये वापस टूट जाएगा डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो अगेन जो लास्ट इसका स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो इस तरह से बनेगा, OH और यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो सिर्फ चेंज क्या आ रही है, सिर्फ पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है। रिंग के अंदर पाई बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो रही है, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। जहाँ पे मैंने रेजोनेंस वाला टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस क्या करती है, बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, उस पोजीशन को चेंज कर देती है। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, रेजोनेंस होती है यहाँ से यहाँ तक। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखो जो नेगेटिव चार्ज है, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे है, इस ग्रुप के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन पे। ये नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप के लिहाज से पैरा पोजीशन पे है, और ये नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप के लिहाज से अगेन ऑर्थो। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। अब नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि इन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। नेगेटिव चार्ज का मतलब, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। अब चूंकि इन पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, मेटा पोजीशन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ पे अटैक करना है, जहाँ पे उसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो जब भी ये ग्रुप लगे होते हैं, ये बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ती है, किन पोजीशंस पे, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। ये ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो और ये पैरा। और इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कहाँ पे करना है, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर बात है या ऑर्थो पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं या पैरा पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। इसलिए जब भी ये ग्रुप लगे होंगे तो ये नए आने वाले ग्रुप को किस पोजीशन पे भेजेंगे, अपनी पोजीशन के लिहाज से, या ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो इसलिए इन ग्रुप्स को एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है कि ये जो बेंजीन है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं सिंपल बेंजीन के मुकाबले में, क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्साइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं, कीटोनिक ग्रुप और ट्राई मिथाइल अमाइन या ट्राई अल्काइल अमाइन। ये कुछ मेजर ग्रुप्स हैं। अगर ये बेंजीन के ऊपर पहले से लगे हों तो जो नया आने वाला सब्सटेंट होता है वो मेटा पोजीशन की तरफ जाता है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर पहले से ही नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप को ही ले लेते हैं, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और इसकी हम सेकंड टाइम नाइट्रेशन करवा रहे हैं, यानी सेकंड नाइट्रो ग्रुप को हमने लेके आना है। तो जब हम सेकंड नाइट्रो ग्रुप को लेके आएंगे, इसका हमने डायरेक्टिव इफेक्ट देखना है कि ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। अपनी मर्जी से नहीं हम ला सकते।
तो ये चूंकि मेटा डायरेक्टिंग है, तो जो नया आने वाला नाइट्रो ग्रुप होगा वो इसके लिहाज से किस पोजीशन के ऊपर जाएगा, वो पहले से मौजूद ग्रुप के लिहाज से मेटा पोजीशन के ऊपर जाएगा। तो इस तरह इनमें से कोई भी लगा हो ग्रुप बेंजीन के ऊपर पहले से, तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो नया आने वाला सब्सटेंट होगा, वो मेटा पोजीशन के ऊपर जाके अटैच होगा। इन ग्रुप्स को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। जो पहले हमने पढ़े थे ऑर्थो पैरा वाले, वो एक्टिवेटिंग थे, ये डीएक्टिवेटिंग। क्यों डीएक्टिवेटिंग कहते हैं? क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं। वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते थे, बढ़ाते थे बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, यानी बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है उसको कम कर देते हैं नॉर्मल बेंजीन के मुकाबले में। तो इसीलिए इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। मेटा पे ही क्यों अटैक होता है? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ पे अटैक करना होता है, जहाँ पे उसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये अटैक मेटा पे ही क्यों होता है। नाइट्रो की एग्जांपल की मदद से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, या नाइट्रोन इस ग्रुप को ले लेते हैं, फॉर्माइल ग्रुप को, सिर्फ आपको समझाना है, मकसद है। फॉर्माइल ग्रुप को हम ले लेते हैं, यहाँ पे भी रेजोनेंस ही होगी, वही रेजोनेंस वाला ही चक्कर है यहाँ पे भी, लेकिन अब रेजोनेंस उलट डायरेक्शन में होगी। पहले जो ग्रुप ऑर्थो पैरा वाले लगे होते थे वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते थे, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। ये जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे जाएंगे, और ये वाले जो पाई बॉन्ड है टूटेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से। चूंकि ये यहाँ पे जा रहा है तो इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा। अच्छा, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ऐसी इसको लिखेंगे रिंग के अंदर, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ आपने पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन को ज़रा गौर से देखना है। तो ये ऐसे रहेगा, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये आएंगे इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे चला जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो किस तरह से होगा, वो लाइक इस तरह से होगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे चला गया, और ये कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन। अब इसका जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वापस रिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, दोबारा से रिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस तरह का पहले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वैसा ही होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए क्या चेंज आ रहा है, सिर्फ रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो रही है। इन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को देखो, इस रिंग के अंदर और इस रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, यही रेजोनेंस होती है। लेकिन इसके दौरान हुआ क्या, जो पॉजिटिव चार्ज आया वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आया, ये देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, इस ग्रुप के लिहाज से ये ऑर्थो, इस ग्रुप के लिहाज से ये पैरा पोजीशन है, इस ग्रुप के लिहाज से ये ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, ये ऑर्थो और ये पैरा। मेटा पोजीशन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है। अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि ऑर्थो पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो वहां पे अटैक करना है जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो मतलब एक ही पोजीशन बचती है मेटा पोजीशन, जहां पर उसे इनके मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो जो नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। ये तमाम ग्रुप्स यही काम करते हैं। ये ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर लगे होते हैं तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन को कम कर देते हैं। वहां पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है, तो एक ही पोजीशन बचती है मेटा पोजीशन, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। तो फर्क क्या है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग में? ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है वो ऑर्थो और पैरा पे बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है।
मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, विदड्रा करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो अगेन ऑर्थो और पैरा पे होती है। चूंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी तो सिर्फ मेटा पोजीशन ही बचती है, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो ऑर्थो पैरा को एक्टिवेटिंग कहते हैं, इनको डीएक्टिवेटिंग कहते हैं। सपोज अगर वो आपसे पूछ लेता है, ये तीन उसने इस तरह से आपके सामने लिखे हुए स्ट्रक्चर, एक सिंपल बेंजीन है, एक नाइट्रो बेंजीन है, और एक जो है यहाँ पे वो लिख देता है सपोज टॉलिन लिख देता है। वो आपसे पूछ लेता है कि बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आपने ये जो ऊपर ग्रुप्स लगे हुए हैं इनको देखना है, ये वाले जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनको देखना है। जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं ना वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, वो एक्टिविटी को कम कर देते हैं बेंजीन के मुकाबले में, ओरिजिनल बेंजीन के मुकाबले में। लेकिन जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ। तो इसका मतलब है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इसकी होगी, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। फिर सिंपल बेंजीन की होगी, और सिंपल बेंजीन से कम किसकी होगी, नाइट्रो बेंजीन की, क्योंकि ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स का। एमसीक्यूज में पूछ ले या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले। एक और बात, लास्ट क्वेश्चन, अगर वो आपसे कहता है कि प्रिपेयर, आपने प्रिपेयर करना है मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, ये आपने प्रिपेयर करना है बेंजीन से। स्टार्ट कहाँ से करना है, बेंजीन से। जाहिर बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी पड़ेगी। दो ग्रुप हमने लेके आने, एक क्लोरो लेके आना, एक नाइट्रो, सिंपल बेंजीन के ऊपर। अब 2 दफ़ा सब्स्टिट्यूशन करवानी पड़ेगी, लेकिन जो पहली दफ़ा हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है वो हमें सोच समझ के कि हम पहले क्लोरो को लेके आएँ या नाइट्रो को लेके आएँ। देखो ये ग्रुप हमें एक दूसरे के लिहाज से किस पोजीशन पे चाहिए, मेटा पोजीशन पे। तो इसलिए पहले हम वो ग्रुप लेके आएंगे जिसका डायरेक्टिव इफेक्ट मेटा होगा। क्लोरो का डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो पैरा। अगर हम पहले क्लोरो को ले आते हैं, सेकंड नाइट्रो को लेके आते हैं, तो नाइट्रो फिर या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, क्योंकि क्लोरो पहले से लगा हुआ है, वो उसको ऑर्थो पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा। लेकिन अगर हम पहले नाइट्रो लेके आते हैं तो नाइट्रो का डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। सेकंड क्लोरो लेके आएंगे तो क्लोरो नाइट्रो के लिहाज से किस पोजीशन के ऊपर जाएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर। तो इस तरह के अगर उसने आपसे क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपने बहुत एहतियात से इनको सॉल्व करना है। मेटा क्लोरो नाइट्रो, तो पहले हमें इसकी नाइट्रेशन करवानी पड़ेगी, यानी पहले इस पे हम नाइट्रो ग्रुप लेके आएंगे पहले स्टेप के अंदर, वो जो भी उसके HNO3 और H2SO4 की मौजूदगी में। फिर सेकंड स्टेप में हम इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे, ठीक है, फ्रीडर-क्राफ्टल का क्लोरीनेशन जो है वो करवाएंगे, जो हमने हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन पढ़ा था। क्लोरीनेशन करवाएंगे, चूँकि अब ये मेटा डायरेक्टिंग है तो क्लोरो जो होगा वो इसके लिहाज से किस पोजीशन पे आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे। तो मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसके उलट कर देते हैं, पहले हम क्लोरीनेशन करवा देते हैं, पहले अगर हम क्लोरो ले आएंगे तो क्लोरो का तो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो पैरा। जब हम सेकंड नाइट्रो लेके आएंगे तो सेकंड जो नाइट्रो होगा वो इस क्लोरो के लिहाज से या तो किस पोजीशन के ऊपर आएगा, ऑर्थो के ऊपर, या किस पोजीशन के ऊपर आएगा, पैरा के ऊपर। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये जो डायरेक्टिव इफेक्ट है इनको आपने बहुत अच्छे से जहन में रखना है, ग्रुप्स को जहन में रखना है, कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन से मेटा डायरेक्टिंग। लास्ट में एक बात जो मैंने आपको बताई थी क्लोरो ब्रोमो आइडो के बारे में, क्लोरो ब्रोमो और आइडो, ये वाले जो ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन ये आते डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में है। याद रखना है बस, इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपकी बुक में आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि डिटेल में हमने डिस्कशन नहीं की हुई। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, सिर्फ आपने याद रखना है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी ये अगर पहले से लगे होंगे तो जो नया सब्सटेंट आएगा वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। लेकिन होते ये डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग होते हैं ये अपने इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। डिटेल में नहीं जा रहा, कन्फ्यूजन बढ़ेगी, सिर्फ आपने इस चीज़ को याद रख लेना है अगर वो एमसीक्यूज वगैरह या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें थी सारी मैंने आपको क्लियर कर दी, जो इस टॉपिक की बेसिक्स थी वो मैंने आपको समझा दी। अब अगर आप इसको एडवांस लेवल में पढ़ना चाहें
तो और भी बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन मेरा मकसद था इस टॉपिक को समझाना, इसकी बेसिक समझाना कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। तो वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।